Okay, most welcome all of you. Welcome to the CGPSC कोच। CGPSC कोच में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पर अभी बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने अभी तक बहुत सारे राजवंशों पर डिस्कस किया है, जहां हमने प्रीवियस क्लास में सिरपुर के पांडु वंश, सरवपुरी वंश और नल वंश पर भी डिस्कस किया, बात किया। आज हम मुख्य रूप से जो बात करने जा रहे हैं वह है छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड आगे चल करके जो कलिंग में ये राजवंश का उदय होता है, जिसे हम कहते हैं कलिंग का सोम वंश। क्या कहेंगे? कलिंग का सोम वंश। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। कलिंग के सोम वंश पर हम लोग डिस्कस करने से पहले हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं, लाइव में जुड़ जाएं। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप लोग जुड़ गए हैं और जो है साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी सही जा रहा है, ये भी हमें कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए सभी बातों को। ध्यान दीजिएगा, ये अपना क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा है आपको, ठीक है? ये अपना क्या है? छत्तीसगढ़ है, सीजी छत्तीसगढ़। ये अपना क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में, उड़ीसा को ही हम क्या कहते थे? पहले कलिंग कहते थे, है ना? तो कलिंग का सोमवंश, क्या? कलिंग का सोमवंश। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कलिंग का सोमवंश। महाशिवगुप्त के एक पुत्र हैं महादेवनंद। क्या नाम है? महाशिवगुप्त के पुत्र जिनका नाम था महादेवनंद। तो महादेवनंद ने ही पांडु वंश की जगह में सोमवंश लिखना प्रारंभ कर दिया अपने प्रशस्तियों पर। तो ध्यान रखिएगा, महाशिवगुप्त के पुत्र, क्या नाम रखना? महाशिवगुप्त के पुत्र महादेवनंद। तो महादेवनंद के द्वारा फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि महादेवनंद ने अपने प्रशस्तियों पर सोम वंश लिखना प्रारंभ किया। कौन से वंश के बदले? पांडु वंश के बदले। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि जो कलिंग के सोम वंश हैं, ये पांडु वंश से अलग स्वतंत्र वंश हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव किनसे रहा है? पांडु वंश से रहा है। लेकिन महाशिव गुप्त के पुत्र महादेवनंद के द्वारा ये पांडु वंश की जगह क्या लिखा गया? सोमवंश लिखा गया। तो ध्यान दीजिएगा, कलिंग के सोमवंश का जो कार्यकाल रहा है, इनका जो इंपायर रहा है, वो मुख्य रूप से हम देखते हैं 9वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। कब से कब तक रहा? 9वीं से 11वीं शताब्दी तक इनका कार्यकाल रहा। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने कलिंग के अधिपति के रूप में अपना राजपाट किया। किस रूप में? कलिंग के अधिपति के रूप में। मतलब कलिंग के क्षेत्र को इन्होंने विजित करना चाहा और इसी क्षेत्र में इस क्षेत्र को जीतकर इन्होंने राजपाट करना प्रारंभ कर दिया। अब ध्यान देना, इनका एरिया कहां से कहां तक है अगर पूछा जाए तो आप आसानी से अब बता लोगे। टिप देखो, कलिंग के सोमवंश का जो क्षेत्र है, एरिया है, क्षेत्र या एरिया आप कह सकते हैं, क्षेत्र या एरिया, कौशल, कलिंग और उत्कल। क्या? कौशल, कलिंग और उत्कल। क्या याद रखना भाई? कौशल, कलिंग और उत्कल। साथ ही साथ आप लोग जो है नोट भी करते जाओ, ताकि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, उनको आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट भी करते जाइए। और नहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा, मैं बगल आ जाऊंगा ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएं। क्लियर? चलिए, तो हम देख रहे हैं कि कलिंग के जो सोमवंशी शासक हुए हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ से इतर कलिंग में लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, यहाँ राजपाट किया। और इनका क्षेत्र मुख्य रूप से कौशल, कलिंग और उत्कल रहा है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि संबलपुर और सिरपुर जैसे क्षेत्रों को इन्होंने जीत करके एक उपाधि धारण करी, जिसको हम कहते हैं कौशलेंद्र की उपाधि। क्या उपाधि है? कौशलेंद्र की उपाधि। कलिंग पर विजय प्राप्त करके कलिंग अधिपति का उपाधि धारण करते हैं। अधिपति, कैसा अधिपति? कलिंग का अधिपति। और सिरपुर, संबलपुर जैसे एरिया में इन्होंने
विजित किया क्षेत्र को और इस क्षेत्र पर अधिकार करके कौशलेंद्र, कौशलों का, कौशल प्रदेश का जो इंद्र है, कौशल का राजा है, इस प्रकार के उपाधि से ये विभूषित होते हैं। क्लियर है। संस्थापक कौन माने जा रहे हैं कलिंग के सोमवंश के? तो शिवगुप्त को संस्थापक माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। महाभवगुप्त जन्मेजय के पश्चात हम लोग यहां पर इसको पूरा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वंश वृक्ष को थोड़ा समझना। वंश वृक्ष को समझने के बाद इन्हीं पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रमुख राजा हुए हैं, इन्होंने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए, इन्हीं बातों पर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय की बात कर रहे हैं तो महाशिवगुप्त प्रथम ययाति और दूसरे इनके पुत्र विचित्र वीर्य, दो नाम ध्यान में रखना, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति और दूसरे हैं विचित्र वीर्य। इस प्रकार से महाशिवगुप्त महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय के जो उत्तराधिकारी हैं कौन कौन? एक तो महाशिवगुप्त प्रथम ययाति और विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य के वंश वृक्ष को सबसे पहले देख लीजिए, क्या है, नाम ध्यान में रखना कम से कम। विचित्र वीर्य के बाद अभिमन्यु, इनके उत्तराधिकारी हैं महाशिवगुप्त तृतीय, इनका वास्तव में नाम क्या था? चंडीहर ययाति। उनके उत्तराधिकारी हैं महाशिवगुप्त चतुर्थ, इनका नाम क्या है? उद्योत केसरी। कहीं कहीं उद्योग केसरी लिखा है, कहीं का उद्योत केसरी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इनके उत्तराधिकारी हैं महाशिवगुप्त चतुर्थ या जन्मेजय। इनके बाद दो उत्तराधिकारी और नाम आते हैं महाभवगुप्त पंचम, इनका नाम था पुरंजय, और महाशिवगुप्त पंचम, इनका नाम था कर्ण। क्लियर, नाम याद आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे होगे चीजों को, ठीक है। कम से कम दिमाग में ही याद रखना कि भाई विचित्र वीर्य के जो उत्तराधिकारी हुए हैं, वंश वृक्ष है कुछ इस प्रकार से है। वहीं अगर हम बात करें महाशिवगुप्त प्रथम जन्मेजय के एक और उत्तराधिकारी महाशिवगुप्त प्रथम ययाति के अगर हम वंश वृक्ष के विषय में बात करें तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नाम कैसा लिखा हुआ है? महाभवगुप्त भीमरथ, महाभवगुप्त भीमरथ द्वितीय, या फिर महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद क्या नाम है? तीन प्रमुख उत्तराधिकारी का नाम, महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, महाभवगुप्त तृतीय नहुस और इंद्ररथ, ये सभी नाम है। देखो अपने जो पूर्वज है ना, उनके नाम को इन लोग सबसे पहले रखते थे। वैसे यहां पर देखो महाभवगुप्त या महाशिवगुप्त, तो अपने दादा फिर उनके परदादा, ऐसा नाम इन लोग अपने साथ साथ जोड़ते थे। मूल नाम क्या है? ययाति, भीमरथ, धर्मरथ, नहुस, इंद्ररथ। यहां भी नाम देखते हो तो आप अभिमन्यु, चंडीहर, उद्योत केसरी, जन्मेजय, पुरंजय, कर्ण, ये मूल नाम है। लेकिन अपने जो पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों का नाम जोड़ करके इन्होंने अपना शासन किया है अपने नाम के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक राजाओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान देना, ये एक एक राजाओं को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख शासक में सर्वप्रथम जो शासक हैं, इनका नाम है शिवगुप्त। क्या नाम है? शिवगुप्त। तो शिवगुप्त के विषय में हम थोड़ा सा जानकारी जानना चाहेंगे कि शिवगुप्त वास्तव में कौन है। भाई देखिए, शिवगुप्त का जो शासन काल है ना, ये 850 से 880 ईस्वी के लगभग रहा। कब से कब तक? 850 से 880 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अच्छा, महाशिवगुप्त के विषय में आपको कौन कौन सी प्रमुख बातें ध्यान में रखनी है? इन्होंने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम महेश्वर जैसे उपाधियों को धारण किया था। तो इनका टाइटल, जैसा इनका नाम वैसा इनका टाइटल। टाइटल का मतलब होता है उपाधि। टाइटल का मतलब क्या होता है? उपाधि। तो कौन कौन सी उपाधियों से सुशोभित हो रहे हैं? महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परम महेश्वर। क्या क्या नाम है? महाराजाधिराज, देखो नोट भी करते जाइए। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, उसके बाद क्या कहना? परम भट्टारक और परम महेश्वर। परम भट्टारक और नाम याद रखना परम महेश्वर।
परम महेश्वर। तो ये प्रमुख उपाधियां हैं, टाइटल हैं जो कि शिवगुप्त ने धारण किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये शिवगुप्त ही है जो कि कलिंग के सोमवंश के मुख्य रूप से प्रथम शासक माने जाते हैं। ये कौन है? प्रथम शासक हैं। कौन है? प्रथम शासक हैं। तो प्रथम शासक के रूप में अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताना शिवगुप्त कौन थे? प्रथम शासक थे। इनके ही शासनकाल में ऐसा माना जाता है कि कलचुरी वंश के एक राजा जिनका नाम था मुक्तुंग। क्या नाम है? मुक्तुंग। तो कलचुरी के राजा मुक्तुंग ने लगभग हम देखते हैं इनके शासनकाल में 850 के आसपास ही पाली कोरबा क्षेत्र को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो यूं कह सकते हैं इनके समय में प्रमुख आक्रमण की अगर हम बात करें तो इनके समय में कौन आक्रमण कर रहे हैं? इनके समय में कलचुरी वंश के राजा मुक्तुंग। ठीक है, मुक्तुंग। तो इन्होंने आक्रमण किया था। ये कौन से वंश के राजा थे? कलचुरी वंश के राजा थे। और मुक्तुंग ने आक्रमण करके इसका परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने पाली पर विजय प्राप्त कर लिया। पाली मतलब पाली कोरबा। तो कोरबा क्षेत्र पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। किसने? मुक्तुंग ने। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार जरूर किया था। शिवगुप्त ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। क्षेत्र विस्तारवादी नीति पर ये काम करते थे। इसी नाम से तो महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परम महेश्वर शब्द से ही समझ में आता है ये कैसे धर्म अवलंबी रहे होंगे? शैव धर्म अवलंबी रहे होंगे। ये बात याद रखना भाई, शैव धर्मावलंबी। कैसे शासक हैं? शैव धर्मावलंबी शासक हैं। कौन? तो शिवगुप्त। जैसा नाम वैसा इनका स्वभाव। सिरपुर, संबलपुर, सोनपुरी और महानदी। सिरपुर, संबलपुर, उसके बाद लिखेगा सोनपुरी और महानदी क्षेत्र कह सकते हैं हम। महानदी के कुछ क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों पर इन्होंने कैसी नीति के तहत? साम्राज्यवाद। इनका साम्राज्यवादी विस्तार आप कह सकते हैं, साम्राज्यवादी विस्तार। तो इनकी साम्राज्यवादी विस्तार कैसी थी? सिरपुर से संबलपुर, सोनपुरी और महानदी क्षेत्र तक अपने राजपाट का इन्होंने विस्तार कर लिया था। मैं जितना भी बात बता रहा हूं बहुत कंसाइज बता रहा हूं, बहुत ही लिमिटेड, और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही आपसे बात कर रहा हूं। तो ज्यादा कंफ्यूज तो होना मत। जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनो। छत्तीसगढ़ का एकदम कहीं पर कोई एकदम 100% ऑथेंटिक बुक भी नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, छत्तीसगढ़ की जो कंटेंट है, 100% आपको 100 में 100% ऑथेंटिक हर चीज नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगभग आपका जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं पर मैं आपसे डिस्कस कर सकूं, बात कर सकूं। तो एकदम ध्यान से इसको सुनिए, नोट भी करते चलिए और अपने डाउट को यहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए, नोट करते हुए चलिए। तो शिवगुप्त को आप लोगों ने समझ लिया। शिवगुप्त के जो उत्तराधिकारी हैं, इनका नाम है महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम क्या है? महाभवगुप्त जन्मेजय। ठीक है, अगला नाम ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है महाभवगुप्त जन्मेजय। अब देखो, महाभवगुप्त जन्मेजय की अगर हम बात करें 880 से 920 ईस्वी तक, 880 से 920 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अच्छा, ये जन्मेजय साहब हैं, जन्मेजय राजा हैं, इनके बहुत सारे नाम। इन्हीं को धर्मकंदब
के नाम से पुकारा गया, इनको धर्म कंदर्प कहा गया, इन्हीं को स्वभाव तुंग भी कहा गया। बहुत ही स्वभावशील व्यक्ति थे, इसी नाम से जन्मेजय को स्वभाव तुंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्वभावशील व्यक्ति थे, इसी नाम से इनको स्वभाव तुंग कहा जाता है। इनके अन्य नाम है ना, क्या नाम है इनका? स्वभाव तुंग के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हीं को धर्म कंदर्प भी कहा जाता है। तो एक नाम और ध्यान में रखना, एक नाम और क्या? धर्म कंदर्प। धर्म कंदर्प, तो धर्म कंदर्प और स्वभाव तुंग के नाम से आप इसे समझते हैं, इनके नाम को अन्य नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करी थी। टाइटल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दो प्रमुख टाइटलों पर हम बात करेंगे। एक तो त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति, ये पहला उपाधि आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरा उपाधि आप ध्यान में रखेंगे कौशलेंद्र। क्या? कौशलेंद्र। पहली बात तो कलिंग पर राज कर रहे हैं, इसलिए क्या उपाधि? देखो, शिवगुप्त भी उपाधि धारण कर रहे हैं, त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र, तो उनके उत्तराधिकारी भी इस उपाधि को धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इनका टाइटल क्या है? त्रिकलिंगाधिपति, यानी त्रिकलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला। कौशल क्षेत्र मतलब संबलपुर, सोनपुरी, या फिर हम महानदी के जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे सिरपुर एरिया हम कहें, तो इन क्षेत्रों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया कौशल क्षेत्र पर। तो कौशलेंद्र कौशल के राजा के रूप में अपने आप को सुशोभित करने लग गए थे। महाभावगुप्त जन्मेजय प्रथम, ये स्वभाव के कारण इनको, इनके अच्छे स्वभाव कारण स्वभाव तुंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने सोम कुल तिलक की उपाधि धारण करी थी। एक और उपाधि इनका ध्यान में रखिएगा, इनको सोम कुल दीपक कहा जाता था। ठीक है, सोमवंशी का जो कुल दीपक है, सोमवंशी का कुल दीपक, और कहीं कहीं पर सोम कुल तिलक भी कहा गया है। सोम कुल तिलक कहा गया है, ये याद रखना स्पेशली। सोम कुल तिलक, सोम कुल तिलक यानी कि सोमवंशी या सोम कुल का ये तिलक है, ऐसा कहा जाता है। परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परम महेश्वर जैसे उपाधि इन्होंने भी धारण किया था अपने पिताजी के जैसे, अपने अग्रज के, अपने जो भी इनके मतलब कि पूर्वज रहे हैं, पूर्वजों का जो उपाधि है ये धारण करके चल रहे हैं। कुल मिलाकर के ये भी शैव मतावलंबी ही होंगे। ठीक है, महाभावगुप्त जन्मेजय के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जन्मेजय ने ही पहली बार त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि को धारण किया और सोमवंशियों ने आगे चलकर के इस उपाधि को धारण करने लग गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर आपको बताया है कि इनसे पहले शिवगुप्त ने भी त्रिकलिंगाधिपति को उपाधि धारण कर रहे थे, लेकिन ये कलिंग अधिपति का उपाधि था। कैसा उपाधि? कलिंग अधिपति। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण करी? तो महाभावगुप्त जन्मेजय ने ही सर्वप्रथम धारण करी। तो ध्यान में रखिएगा, हालांकि शिवगुप्त का जो विस्तार है सिरपुर, संबलपुर, सोनपुर, महानदी क्षेत्र में हो चला है, और ये भी अपने आप को कौशलेंद्र कह रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं है। लेकिन स्वतंत्र रूप से जो अपने क्षेत्र का विस्तार करके इस उपाधि को धारण करेंगे वह कौन है? महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय ही हैं। तो ये बात बहुत बहुत आईएमपी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो नाम आता है महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति 920 से 955 ईस्वी। नाम ध्यान में रखिएगा इनका, 920 से 955, 920 से 955 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब ध्यान दीजिएगा, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति के विषय में आप लोग को क्या क्या याद रखना है? विनीपुर का नाम बदलकर इन्होंने ययाति रख दिया था। एक नगर था जिसके नाम से इनका नाम ययाति पड़ा, विनीपुर। एक गांव का नाम है, गांव का नाम याद रखिएगा, ग्राम विनीपुर। तो विनीपुर का नाम इन्होंने क्या किया भाई? चेंज किया, चेंज्ड। और विनीपुर का नाम चेंज कर करके इन्होंने क्या रख दिया? ययाति रख दिया। क्या नाम रखा? ययाति रख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है?
तो तब से इनका नाम भी क्या पड़ गया, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति पड़ गया। मतलब अपने नाम से, ऐसा यूं कह सकते हैं इस गांव का नाम ययाति पड़ा, इनका नाम क्या था, ययाति। इसी नाम से अपने गांव, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही विनीपुर का नाम भी चेंज करके इन्होंने अपने नाम पर कर दिया। क्या नाम किया, ययाति नगर कर दिया। क्या नगर, ययाति नगर, ययाति नगर कर दिया। तो ययाति नगर के संदर्भ में आप लोग को समझ में आ गया कि विनीपुर का नाम इन्होंने चेंज करके ययाति नगर किया था। इसका जो शिलालेख है ना, मुख्य रूप से इसमें प्रशंसा किया गया है इनका मारमजूर शिलालेख, मारमजूर शिलालेख, ध्यान रखिएगा, मारमजूर शिलालेख, मारमजूर शिलालेख। तो मारमजूर शिलालेख में इनकी प्रशंसा हमको देखने को मिलती है, किसकी, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति की प्रशंसा, इनकी प्रशंसा यहां पर हमको देखने को मिल जाती है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। अच्छा, इनके विषय में कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने ही, यही वह शासक थे जिनके विरोध में कलचुरी पूरे मतलब खड़े हो गए थे, मतलब कलचुरियों के अगेंस्ट शासक थे। कौन, तो महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, बहुत ही ताकतवर और साम्राज्यवादी नीति को अपनाने वाले सूरवीर शासक थे, आप कह सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना ययाति के संदर्भ में भाई, कि यही वे शासक हैं जो कि उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र को विजित करते हैं। तो याद रखने लायक बात है, उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र को विजित करने वाला, उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र को विजित करने वाला शासक का नाम क्या है, तो आप कहेंगे महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। कलचुरी शासक जो लक्ष्मण राज द्वितीय थे ना, उन्होंने 945 से 970 के मध्य इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उनके विरोध में महाशिवगुप्त प्रथम ययाति खड़े हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ, अब देखो एक एक राजाओं को हम लोग को समझना है। महाभवगुप्त भीमरथ की बात करें, 955 से 975 ईस्वी, 955 से 975 ईस्वी। इन्होंने भी कौन सी उपाधि धारण करी थी, त्रिकलिंगाधिपति। लगभग हम देखेंगे कि आगे चल करके जितने भी शासक हो रहे हैं सब लोग त्रिकलिंगाधिपति कौशलेंद्र की उपाधि धारण करेंगे, त्रिकलिंगाधिपति। उड़ीसा को क्या कहते थे भाई, कलिंग, इसी नाम से कलिंगा यूनिवर्सिटी आप लोग देखना है ना, तो उड़ीसा संबंधित है। महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी, त्रिकलिंगाधिपति। पृथ्वी का भूषण और कली का कल्पवृक्ष कहा गया है। एग्जैक्टली याद रखना, इनके विषय में एक टाइटल मैं आपको बता देना चाहूंगा। एक टाइटल क्या है आपका, एक टाइटल आप लोग जान गए कि त्रिकलिंगाधिपति। एक और भी टाइटल आपको याद रखना है, टाइटल का नाम क्या है, पृथ्वी का भूषण और कली का कल्पवृक्ष। पुनः एक बार सुन लीजिए और लिख लीजिए, पृथ्वी का भूषण और कली का कल्पवृक्ष। पृथ्वी का भूषण और कली का कल्पवृक्ष, कली का कल्पवृक्ष। ठीक है, तो पृथ्वी का भूषण और कली का कल्पवृक्ष कहा गया है किसे, तो महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ को। इसे आप चाहेंगे तो आईएमपी भी लिख लो, मोस्ट आईएमपी है ये प्रश्न, डायरेक्ट आपका पूछा जा सकता है कि कलिंग के सोमवंशियों के संदर्भ में किसे पृथ्वी का भूषण, पृथ्वी का आभूषण कहा गया है, पृथ्वी का गहना कहा गया है, और कली का कल्पवृक्ष कहा गया है। कलिंग, ये मतलब कि कली का कल्पवृक्ष कहने का मतलब है इनसे जो मांगोगे वो वरदान देंगे, मतलब कोई भगवान से कम नहीं थे, इतने महान राजाओं में राजा थे। कौन, तो महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ। क्लियर। अगला ध्यान में रखिएगा, अगले जो राजा हैं इनका नाम क्या है भाई, महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ। क्या नाम है इनका,
महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 975 से लेकर के 995 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्हीं का एक अन्य नाम है, इन्हीं को राजमल के नाम से भी जाना जाता है, राजमल। तो इनका अन्य नाम अगर पूछा जाए तो अन्य नाम क्या है? राजमल। तो धर्मरथ को ही हम लोग राजमल के नाम से जानते थे। इन्होंने एक्चुअली में क्या थे? निसंतान थे। ध्यान रखिएगा, इनका कोई संतान नहीं था, निह संतान थे, निह संतान। तो महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, क्या इनका अन्य नाम क्या है? राजमल। और ये निसंतान थे। 975 से 995 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है भाई। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कमल पर बैठी लक्ष्मी का अंकन इन्होंने करवाया था। कमल पर बैठी लक्ष्मी का अंकन, इनकी जो क्वाइन है, क्वाइंस, कमल पर बैठी लक्ष्मी का अंकन इन्होंने करवाया था। कमल पर बैठी लक्ष्मी का अंकन इन्होंने अपने क्वाइंस में करवाया था। किसने? महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नामों को ध्यान में रखना। महाशिवगुप्त द्वितीय आप ध्यान रखेंगे, यहां पर ये निसंतान थे। अच्छा, अपने साम्राज्य का बंगाल और आंध्र प्रदेश तक अगर विस्तार किसने किया, अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान में रखिएगा। अगर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार के संदर्भ में देखें, साम्राज्यवादी, इन्होंने साम्राज्यवादी अगर हम बात करें तो इन्होंने उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, कहां से कहां? उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया था, यह ध्यान में रखना। अच्छा, आंध्र प्रदेश और यहां पर बीच में आप ध्यान में रखना बंगाल तक भी अपने शासन व्यवस्था को लेकर चल गए थे। यहां पर हम उड़ीसा से संबंधित तो देख ही रहे हैं, क्या? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ उस समय क्या है? कौशल। तो कौशल, कलिंग, बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन प्रमुख क्षेत्रों को इन्होंने विजित करके सोमवंश में समाहित कर लिया था, मिला लिया था। किसने? महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहुस के विषय में हम लोग जानना चाहेंगे। भाई नहुस कौन है? देखो, नहुस के शासन काल के विषय में बताया गया है कि नहुस ने, इनका नाम क्या था? महाभौगुप्त तृतीय नहुस। तो नहुस ने 995 से लेकर के 1010 ईस्वी तक शासन किया है। अच्छा, धर्मरथ के भाई थे। हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग जानते हैं कि धर्मरथ क्या थे? निसंतान थे। धर्मरथ निसंतान थे, इनका कोई संतान नहीं था। तो नहुस क्या है? उनके भाई हैं। याद रखना, नहुस जो है, इसको मैं लिख भी देता हूं, आप लोग भी याद रखना। नहुस जो है धर्मरथ के भाई थे। धर्मरथ के भाई कौन थे भाई? धर्मरथ के भाई थे। पहली बात समझ में आया। दूसरा, सत्ता को लेकर पारिवारिक विद्रोह इनके साथ ही हुआ था और लगभग 15 साल इन्होंने शासन किया। इसके समय में धर्मरथ कलिंग के गवर्नर पद पर पुनः बने रहे और धर्मरथ को इन्होंने कलिंग का गवर्नर बना दिया। इनके शासन काल में धर्मरथ को कलिंग का गवर्नर बना दिया और इनके साथ साथ पारिवारिक विद्रोह हुआ था। मुख्य रूप से नहुस के साथ साथ हम देखते हैं, नहुस के समय में, इनके समय में पारिवारिक विद्रोह हुआ था। देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इंद्ररथ के संदर्भ में। इंद्ररथ प्रमुख रूप से कौन है भाई? इन्होंने किस प्रकार से शासन किया है? इंद्ररथ का शासन काल 1010 से लेकर 1022 ईस्वी तक रहा। अब ध्यान देना, इंद्ररथ और नहुस दोनों भाई भाई हैं। इंद्ररथ और नहुस, इंद्ररथ और नहुस। तो नहुस का भाई कौन है? नहुस का भाई कौन है? इंद्ररथ। ठीक है, नहुस का भाई कौन है? इंद्ररथ। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भले से ही चाचा काका वाला भाई हो,
यहां पर देखना चाचा काका वाला भाई होगा, तो धर्मरथ का भाई कौन? धर्मरथ का भाई नहुस, और नहुस का भाई कौन होगा फिर? इंद्ररथ। इंद्ररथ ने कब से कब तक शासन किया? 1010 से 1022 ईस्वी तक शासन किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके शासन काल में सोमवंशियों का एक बड़ा भाग छीन लिया गया था। कलचुरी, भोज, परमार, चोल राजाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो आप ध्यान में रखिएगा, इनके शासन काल तक कलिंग का बहुत सारा भाग छीन लिया गया। कलिंग पर आक्रमण हुआ, कलिंग पर आक्रमण होना प्रारंभ हो गया। कलिंग पर आक्रमण हो रहा है, कौन करेंगे? एक तो कलचुरी, साथ ही साथ जो परमार वंश के शासक हैं ये भी यहां पर आक्रमण करेंगे, और इनके साथ ही साथ जो चोल वंशी राजा हैं तो चोल वंशी राजा भी आक्रमण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कलिंग पर आक्रमण हो रहा है कौन से राजाओं के द्वारा? कलचुरी वंशी राजा, परमार वंशीय और चोल वंशी राजाओं के द्वारा यहां पर आक्रमण हो रहा है, और कलिंग के बहुत सारे क्षेत्र पर अब अधिकार किया जा चुका है। कलिंग का बहुत सारा क्षेत्र छीन लिया जा चुका है। ठीक है, तो आगे चल करके हम देखते हैं फिर महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर। महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर। अच्छा, चंडीहर का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1022 से लेकर 1040 ईस्वी। देखिए, चंडीहर के विषय में हम जानना चाह रहे हैं ना, तो चंडीहर का शासनकाल कब से कब तक बताओ? 1022 से लेकर 1040 ईस्वी तक। अच्छा, अपने साम्राज्य के वैभव को पुनः स्थापित करने वाला राजा अगर कौन है करके पूछा जाए तो आप कहना अपने साम्राज्य के वैभव को पुनः प्राप्त करने वाला। अपने देखो, इंद्ररथ के समय में क्या हुआ था? इंद्ररथ के समय में इनके शासन का जो वैभव है वो समाप्त हो चला था, क्योंकि चोल, परमार और कलचुरी राजाओं ने आक्रमण करके इनके क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। इसको पुनः वैभव प्राप्त करने का, वैभव दिलाने का काम किसने कराया? महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ने। तो अपने साम्राज्य का वैभव प्राप्त किया, ऐसा आप कह सकते हैं। अपने साम्राज्य का वैभव प्राप्त किया, अपने साम्राज्य का वैभव प्राप्त किया, वैभव प्राप्त किया। ठीक है, अपने साम्राज्य का वैभव किसने प्राप्त किया? महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ने प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखना चाहेंगे उद्योत केसरी के संदर्भ में। उद्योत केसरी, अब देखो, उद्योत केसरी, इनको कहीं कहीं उद्योग केसरी भी कहा गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखना उद्योत केसरी। महाभवगुप्त चतुर्थ, महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी कब से कब तक शासन कर रहे हैं? लगभग 1040 से लेकर 1065 ईस्वी तक ही शासन कर रहे हैं। अच्छा, इनके समय में क्या याद रखना भाई? इनको ही जन्मेजय, महाशिवगुप्त फोर्थ, कर्ण इत्यादि के नाम से ये महाशिवगुप्त फोर्थ कर्ण होगा, फिर केसरी साहब आएंगे। तो इस प्रकार से शासन आगे करेंगे। कौशल और उत्कल क्षेत्र में इन्होंने मुख्य रूप से शासन किया है। आगे चल करके हम देखते हैं कि इनका जो क्षेत्र है, एरिया, शासन का जो क्षेत्र है वह कौन कौन सा क्षेत्र है? एक तो कौशल का क्षेत्र था और उत्कल का क्षेत्र है, उत्कल उड़ीसा वाला क्षेत्र, और कौशल क्षेत्र में मुख्य रूप से इन्होंने शासन किया था उद्योत केसरी ने। कर्ण केसरी की बात करें तो कर्ण केसरी को ही अंतिम शासक माना गया है। सो दिस इज मोस्ट आईएमपी, इसको आप लोग आईएमपी भी लिख लेना, आईएमपी है। कलिंग के सोमवंश के अंतिम शासक का नाम क्या दिया गया है? तो आप कहेंगे कर्ण केसरी, इनको ही हम अंतिम शासक कह देते हैं, अंतिम शासक कह देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अंतिम शासक कौन है? तो कर्ण केसरी हैं। चोड़गंग ने तथा उत्कल एवं कौशल क्षेत्र में कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने सोमवंशी शासकों को समाप्त कर दिया था, ऐसा माना जाता है। तो मूल रूप से इनका पतन किसके द्वारा किया गया अगर पूछा जाएगा तो कलचुरी शासक जाजल्यदेव के द्वारा, जाजल्यदेव के द्वारा कर्ण केसरी या फिर यूं कह सकते हैं सोमवंशियों का नाश कर दिया गया। किसके द्वारा? जाजल्यदेव के द्वारा, और कलचुरी वंश इस क्षेत्र में भी स्थापित हो चला था। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या पढ़ा है भाई? मूल रूप से प्रमुख रूप से जो कलिंग क्षेत्र के जो शासक हुए हैं, इन कलिंग
के प्रमुख शासकों पर हम लोगों ने डिस्कस किया, बात किया, और उम्मीद करता हूं कि ये सभी शासक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बार बार इसे आप पढ़ना, नोट डाउन कर लेना। इतना मैंने टू द पॉइंट लिखा है। अगर इस वंश वृक्ष के अकॉर्डिंग अगर आप क्या कर लेते हो, इसको टू द पॉइंट नोट कर लेते हो और इतना ही पढ़ लेते हो, तो आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त हो जाता है। ठीक है, एक पेज, केवल एक पेज में हमने इसको समअप कर दिया है। आप अपने कॉपी में एक पेज में इसको इसी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। कैसे? शिवगुप्त, फिर शिवगुप्त क्या है? संस्थापक या प्रथम शासक हैं। महाशिवगुप्त जन्मेजय, उसके बाद महाशिवगुप्त ययाति, ययाति के बाद भीमरथ, भीमरथ के बाद धर्मरथ, धर्मरथ के बाद नहुस, और नहुस के बाद याद रखना इंद्ररथ। इंद्ररथ के समय ही कलचुरी, परमार और चोल शासकों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ किया। फिर चंडीहर वापस वैभव प्राप्त करेंगे, उद्योग केसरी कौशल उत्कल में राज करेंगे। फिर जाजल देव के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण करके कर्ण केसरी को पराजित कर दिया जाता है और कलचुरी वंश स्थापित हो जाती है। कुल मिलाकर के हम कहें तो सोमवंशियों को यहां समाप्त कर दिया जाता है। सोमवंश ही समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कलचुरी राजवंश के द्वारा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे एक और राजवंश। ध्यान से देखो, एक राजवंश है जिसका नाम है बाणवंश। बाणवंश मूल रूप से ये सामंत माने जाते हैं पांडु वंश के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 900 ईस्वी के आसपास की घटना है। 900 ईस्वी के आसपास की घटना है। मूल रूप से ये सामंत माने जाते हैं, सामंत माने जाते हैं। सामंत किसके माने जाते हैं? पांडु वंश के। है ना? तो बाण वंश की बात करें तो बाण वंश पांडु वंश के सामंत माने जाते हैं। महामंडलेश्वर मल्लदेव, महामंडलेश्वर, यहां पर देखिए नाम लिखा हुआ है संस्थापक के विषय में। महामंडलेश्वर मल्लदेव के द्वारा ही बाण वंश की स्थापना की गई थी। तो कहां की गई थी? यहां आप देखिए, कोरबा, कोरबा जिला है। कोरबा में कौन सा प्लेस है? पाली। कोरबा में कौन सा प्लेस है? पाली। तो ध्यान रखिएगा, कोरबा के पाली में, ठीक, स्थान क्या है या फिर इसकी राजधानी या क्षेत्र कहां रही है? तो कोरबा में पाली। कोरबा में कौन सा क्षेत्र है? पाली। ठीक, अच्छा, इसके संस्थापक कौन है अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? महामंडलेश्वर मल्लदेव। आगे चल करके हम लोग देखेंगे, आगे चल करके हम देखेंगे एक प्रतापी राजा होंगे जिनका नाम क्या होगा? विक्रमादित्य। एक प्रतापी राजा हैं, प्रतापी राजा हैं, इनका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। तो एक प्रतापी राजा विक्रमादित्य, जो कि कौन से वंश के राजा हैं? बाण वंश के मुख्य राजा हैं। 870 से 895 आप कह सकते हैं। 870 से लेकर के 895 ईस्वी तक ये कहां शासन कर रहे हैं? पाली के कोरबा में शासन कर रहे हैं भाई। अच्छा, विक्रमादित्य बहुत ही साहसी और पराक्रमी राजा थे। विक्रमादित्य ने ही कोरबा में पाली का शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। पाली का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विक्रमादित्य ने करवाया पाली का शिव मंदिर। आज भी आप जाकर के देखना, पाली में शिव मंदिर दिखेगा, पाली का शिव मंदिर। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण कौन से वंश के शासकों ने करवाया, तो आप कहेंगे कि बाण वंशीय प्रतापी राजा विक्रमादित्य के द्वारा पाली का शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त कर दिया। इसको पराजित किसने किया? इसको पराजित किसने किया? पराजित हुए ऐसे लिख लो, ठीक है, पराजित हुए ऐसे लिख लो, पराजित
बाई। शंकरगढ़ द्वितीय। अच्छा, शंकरगढ़ द्वितीय कौन से शासक थे? कलचुरी शासक थे। तो कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय से ये पराजित हो गए और बाण वंश का फिर समाप्ति हो गया। बाण वंश जो है मूल रूप से हम देखते हैं समाप्त हो गया। तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे शंकरगढ़ द्वितीय ने, यहां पर आप ध्यान में रखेंगे शंकरगढ़ द्वितीय ने, जो कि कलचुरी शासक थे, इन्होंने ही आक्रमण किया था कहां? विक्रमादित्य पाली क्षेत्र में, और पाली क्षेत्र को विजय करके अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया और फिर बाण वंश समाप्त हो गया। तो यही मुख्य बात थी जो कि बाण वंश से संबंधित आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है भाई? कि बाण वंश जो है मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी के आसपास 900 ईस्वी के आसपास सामंत थे। पांडु वंश के संस्थापक कौन है? तो महामंडलेश्वर मल्लदेव हैं। स्थान कौन सा होगा? तो कोरबा पाली क्षेत्र। अच्छा, कोरबा पाली क्षेत्र में प्रतापी राजा कौन हो रहे हैं? विक्रमादित्य 870 से 895 ईस्वी तक शासन करेंगे। पाली का शिव मंदिर इन्होंने ही बनवाया और अंततः विक्रमादित्य को शंकरगढ़ द्वितीय ने, कलचुरी शासक ने पराजित कर दिया। इस प्रकार से बाण वंश समाप्त हो जाता है। तो यहां तक आप समझ पाए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर यहां से अगर कुछ प्रश्न पूछा जाए तो और ध्यान में रखिएगा, जो पाली का जो शिव मंदिर है ना, पाली का जो शिव मंदिर है, इसके गर्भगृह में शिव की प्रतिमा है। गर्भगृह में क्या है? शिव की प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। गर्भगृह में क्या है? तो शिव जी की प्रतिमा है। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर से नए क्लास में। अभी हम लोगों ने प्राचीन इतिहास पढ़ा है। मध्यकालीन इतिहास को हम कलचुरी राजवंश से प्रारंभ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वहां पर कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना और मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।